dear students, welcome to AEC Plus, digital platform of advanced engineering classes. SSC JEE, RRB JEE और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE JEE एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और हमने आगाज किया आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। सॉइल मैकेनिक्स के 7 लेक्चर्स हमने ले लिए हैं। ये 8th सेशन है। कौन सा 8वां सेशन हम लेने वाले हैं। हमने इंट्रोडक्शन से शुरू किया और ऐसे ही अरेंज कर दिया पूरी सॉइल मैकेनिक्स को एक के बाद एक टॉपिक्स में। क्लियर है। चलिए, क्लासिफिकेशन का लास्ट सेशन हमने लिया, उसमें हमने क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस किए। आज सेकंड सेशन भी हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि उठकर बैठ जाओ। उठकर बैठो, कॉपी ले लो। जो मैंने आपसे बोला था कि एक कॉपी बना लेना, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता जाऊंगा आप लिखते जाना। क्लियर बात? ओके। मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको तो मेहनत करनी है क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। चलो शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। इन विच ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर द फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स सब डिवाइडेड इनटू लो, मीडियम एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। लो, मीडियम और हाई कंप्रेसिबिलिटी में कौन सा सिस्टम डिवाइड करता है लो, मीडियम, हाई कंप्रेसिबिलिटी। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया है कि लिक्विड लिमिट पे क्या डिपेंड कर रहा है। लिक्विड लिमिट अगर आपकी 35% से कम है, 35% से कम है तो आपकी सॉइल कैसी होगी, लो कंप्रेसिबल होगी। क्लियर? ओके। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 35 और लेस देन 50% है, 50% है तो कैसी हो जाएगी, मीडियम कंप्रेसिबल और इंटरमीडिएट भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर? अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 50% हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, हाई कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगी। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ये क्लासिफिकेशन आस्थो क्लासिफिकेशन नहीं, आस्थो ने नहीं दिया। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, यस, IS कोड क्लासिफिकेशन है। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, IS कोड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। कौन सा, IS कोड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ओके। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, ये क्या बात करता है, ये इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल की बात करता है। क्या, इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल के बेसिस पर ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है, क्लासिफाई करता है। क्लियर? उसके बाद आया MIT, मास्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सॉइल क्लासिफिकेशन। ये भी साइज और प्लास्टिसिटी बिहेवियर के अकॉर्डिंग, किस पर ये सवाल पूछा जाता है कि साइज और प्लास्टिसिटी बिहेवियर के अकॉर्डिंग कौन क्लासिफाई करता है, MIT मतलब मास्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर बात? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। इनमें से कौन सी मेथड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, दो टाइप की सॉइल हो गई। ओके। कोर्स ग्रेन सॉइल, अगर बात करता कि कोर्स ग्रेन, पहले फाइन ग्रेन का आंसर टिक कर लेते हैं। रुको, अपन देखो, फाइन ग्रेन सॉइल पूछा तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्या करना है, आपको सेडिमेंटेशन एनालिसिस करनी पड़ती है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करनी रहती है। ओके सर, फाइन ग्रेन सॉइल कैसे आप बताओगे, ऐसी सॉइल जो 0.075 mm बोल दो और 75 माइक्रोन, क्या बोल दो, 75 माइक्रोन से कम है, लेस साइज है, साइज लेस है। क्लियर है? उसको बोलोगे फाइन ग्रेन सॉइल। क्लियर? अब उसमें आपको एनालिसिस करनी है, क्या, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करोगे। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैसे कर सकते हो आप, हाइड्रोमीटर मेथड से। किससे, हाइड्रोमीटर मेथड से, जिसमें हाइड्रोमीटर एज अ डिवाइस यूज हुआ। दूसरा पिपेट से, किससे, पिपेट मेथड से, जिसमें पिपेट क्या होगा, पिपेट मेथड। ठीक है, पिपेट मेथड से आप यूज कर सकते हो। क्लियर बात? क्या, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कॉम्पैक्शन टेस्ट करोगे क्या, नहीं। कॉम्पैक्शन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए। तो ये तो ऑप्शन गलत। हाइड्रोमीटर मेथड, यस, अभी आपने बताया सर कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे, जिसमें दो मेथड्स यूज होती हैं, हाइड्रोमीटर मेथड और पिपेट मेथड। क्लियर? ओके। डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ये तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालने के लिए यूज होता है। वेन शेयर टेस्ट, ये भी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल निकालने के लिए यूज होता है। ये हम डिस्कस करेंगे, ये दो, और जो ऑप्शन नंबर A, C और D हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, इसलिए मैं इधर इसको जोर नहीं दे रहा। चलो, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। क्लियर? अब हाइड्रोमीटर क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। देखो,
हाइड्रोमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कैरिंग आउट सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अभी मैंने बताया कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैरी करने के लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोमीटर यूज होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, किस पर बेस्ड है, स्टोक्स लॉ पर बेस्ड है। स्टोक्स लॉ ने क्या दिया था, सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था। क्या बताया था सेटलिंग वेलोसिटी बताया था सर, g-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू अपॉन 18 म्यू। इसको न्यू, ये म्यू क्या है इधर, डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको न्यू के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। क्या म्यू बाय रो कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो स्टोक्स लॉ तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बेसिस पर है। फॉर अ पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन, और क्या लिख सकते हैं हम, 0.075 mm। यही तो मैंने बताया, जो पार्टिकल जिसकी साइज लेस देन 75 माइक्रोन या फिर 0.075 mm है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, ये एनालिसिस कर सकते हैं हाइड्रोमीटर। ओके, they are typically calibrated and graduated with one or more scales to measure। इससे और क्या मेजर कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी भी हम मेजर कर सकते हैं। कैसे, कैलिब्रेशन मेथड यूज करके। क्लियर है। अजम्पशंस, ये आप अजम्पशंस इसमें पढ़ लो। क्या, पार्टिकल को स्फीयर माना, डिस्क्रीट सेटलिंग, डिस्क्रीट का मतलब क्या, अलग अलग सेटलिंग होगी, क्योंकि पार्टिकल की साइज डिफरेंट पार्टिकल है, डिफरेंट उसकी वेलोसिटी होगी, डिफरेंट सेटलमेंट होगा, उस हिसाब से हम इसकी सेटलिंग वेलोसिटी को मेजर करके क्या, इसको कैलिब्रेट करके इसकी मतलब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और डेंसिटी भी पता कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता कर सकते हैं। इसने 0.2 से 0.2 mm तक के पार्टिकल की बात करी, इसमें अजम्पशन ऐसा मान के चला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी कैसे, वीएस अभी बताया, g-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। अब बताओ डेंसिटी भी निकाल सकते हैं हम, किससे, हाइड्रोमीटर मेथड से। कैसे डेंसिटी निकालने के लिए, तो डेंसिटी, चलो ये अगर नहीं दिख रहा है तो देखो, इधर देखो, RH अपॉन 1000, RH अपॉन 1000। एक मिनट, ये कैसा 1000 प्लस 1, ये क्या है डेंसिटी, ये प्लस 1 क्लियर है। और क्या, एक मिनट रुको, ये हो गया आपका डेंसिटी, निकाल सकते हो आप हाइड्रोमीटर मेथड से। RH क्या है, RH ये लिखा, देखो, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग, क्या लिखा है, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग इज RH। ओके, परसेंटेज फाइनर बाय हाइड्रोमीटर, ये कितनी बार टिक लगाने आ जाता है, सिर्फ परसेंटेज फाइनर बाय हाइड्रोमीटर, ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और आपको यही घुमा देगा फॉर्मूला में। तो एक जगह लिख लो, चलो नहीं दिख रहा है तो मैं यहां बता देता हूं आपको। देखो परसेंटेज फाइनर, देखो कलर चेंज करता हूं, एक मिनट रुको, परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज एन से लिख दिया मैंने। क्लियर है। देखो 100 RH RH क्या है, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर कांस्टेंट, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग 100 RH अपॉन MD। MD क्या है, सॉलिड्स का मास है, जो मास है सॉलिड्स का उसका मास है। क्लियर है। इनटू G अपॉन G-1। याद रखना, इसको ही उल्टा करके आपको कंफ्यूज करेगा, आपको इधर फंसना नहीं है उसकी चाल में। क्लियर है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या क्या निकाल सकते हैं हम हाइड्रोमीटर से, पहला तो हम उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये जाना क्लासिफिकेशन कैसा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल हमने हाइड्रोमीटर से किया। क्लियर। उसके बाद डेंसिटी निकाल सकते हैं, उसके बाद क्या, हम ये परसेंटेज फाइनर भी निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, टिक लगाने के लिए फॉर्मूले दिए रहेंगे, उसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। क्लियर बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द BIS क्लासिफिकेशन विच सॉइल टाइप हैज particles of size smaller than 75 micron ISCV identified by behavior that is slightly plastic or non-plastic regardless of moisture। देखो कुछ नहीं, इंग्लिश लिखी है। क्या वो बोल रहा है, ऐसा सॉइल पार्टिकल जिसका 75 माइक्रोन से कम साइज है, साइज लेस देन 75 माइक्रोन। तो सर 75 माइक्रोन से कम साइज दो ही पार्टिकल हो सकते हैं, या तो सिल्ट हो सकती है या फिर क्ले हो सकता है। तो सैंड और ग्रेवल तो ऑप्शन से गए, वो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि 75 माइक्रोन से तो कम है, लेकिन उसको बताइए कि आप उसकी प्लास्टिक बिहेवियर को पता करके उसको क्लासिफाई कर सकते हो। क्या प्लास्टिक बिहेवियर कैसा दे दिया, वो स्लाइटली प्लास्टिक है, या ऐसा बोल दो कि नॉन प्लास्टिक है, बहुत ही कम प्लास्टिक है, या फिर नॉन प्लास्टिक ही बोल दो उसके लिए। तो ऐसा कौन सी सॉइल होगी, ऐसी कौन सी सॉइल होगी बतानी है। तो पहला क्राइटेरिया बताया 75 माइक्रोन से कम, 75 माइक्रोन से कम, 75 माइक्रोन से कम, इसका मतलब सैंड और ग्रेवल तो खल्लास खत्म हो गया। उसके बाद बचता है हमारे पास सिल्ट और क्ले। तो अब आप एक बात बताइए,
सिल्ट और क्ले के बिहेवियर को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं डायलेटेंसी टेस्ट। कौन सा टेस्ट लिख लो, टेस्ट लिख लो, कौन सा टेस्ट करोगे? डायलेटेंसी टेस्ट। डायलेटेंसी टेस्ट करोगे। अब डायलेटेंसी का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्या? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम जो होगा उसको बोलेंगे डायलेटेंसी। क्लियर? ये नया टर्म है, आपको मतलब उटपटांग लग रहा होगा कि सुनने में, क्या पहली बार सुनते तो ऐसा, लेकिन मैं कई बार आपको बता दिया। डायलेटेंसी जहां भी वर्ड आए आप फील करो चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो, आपने सॉइल ली, आपने पाम पर अपनी एक हथेली पर क्या ली? सॉइल ली। क्लियर है? इसको शेक किया, इसको शेक किया आपने। अगर सॉइल में से जो पानी है वो स्लोली स्लोली क्या आए? सरफेस पर आ जाए। सॉइल शेक करने पर सरफेस पर आ जाए, स्क्वीज मतलब दबाने पर, स्क्वीज करने पर क्या हो जाए? वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, स्लोली एब्जॉर्ब हो। और स्लोली एब्जॉर्ब हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्ले बोलेंगे। क्लियर बात? और ऐसा करने पर अगर सॉइल आपकी हथेली पर या पाम पर चिपक जाती है, उसके इसका मतलब क्या? उसके अंदर क्या है? प्लास्टिसिटी है। उसके अंदर क्या है? प्लास्टिसिटी है। तो ऐसी सॉइल क्या कहलाएगी? क्ले कहलाएगी। दो चीजें देखी डायलेटेंसी टेस्ट में, क्या पानी स्लोली स्लोली बाहर आ रहा है या स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब हो जा रहा है स्क्वीज करने पर। और पाम पर अगर सॉइल चिपक जा रही है उसको बोला क्ले। अगर सिमिलरली क्या डिफरेंट कर दो, क्या आपने सॉइल ली, उसको आपने जैसे ही शेक किया तो बहुत फास्ट तरीके से क्या पानी बाहर आ गया। और दूसरा, अगर आपने उसको स्क्वीज किया तो मतलब पानी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया सॉइल में। तो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है ना, इसलिए बोला डायलेटेंसी टेस्ट। फास्टर हो रहा है तो ये सिल्ट होगा, स्लोली हो रहा है तो कैसे होगा? ये क्ले होगा। क्लियर बात? अब देखा आपने, तो अगर वो सॉइल के पार्टिकल्स आपके पाम पर चिपक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब उसमें प्लास्टिसिटी बहुत ही कम है, स्लाइटली प्लास्टिक है या फिर नॉन प्लास्टिक टाइप है, तो उसको क्या बोल दिया आपने? सिल्ट बोल दिया। क्लियर बात? तो 75 माइक्रोन से कम और नॉन प्लास्टिक या स्लाइटली प्लास्टिक बिहेवियर किसका होता है? सिल्ट का होता है। क्लियर बात? ये बात समझ में आती है? ये मैंने आपको लिख के दे दिया अंग्रेजी में, इसको पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच BIS सॉइल क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 425 माइक्रोन टू 65 माइक्रोन ISC। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे कराया था, अब इधर उसने 65 माइक्रोन दे दिया, इसलिए मैं इसलिए ले आया कि आप कंफ्यूज मत होना, इसको 75 माइक्रोन करके भी आप समझ सकते हो। तो वो बोल रहा है कि 65 माइक्रोन से 425 माइक्रोन तक की जो साइज है उस साइज में कौन सा पार्टिकल फॉल करेगा। तो सर हमने एक टेबल देखी थी, क्या टेबल देखी थी? ये देखो टेबल देखी थी हमने, क्या अगर क्ले साइज लेस देन 0.002 mm है तो वो हो जाएगा क्ले, 0.002 से 0.075 है तो ये हो जाएगी सिल्ट, 0.075 से 0.425 mm, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप? 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर से है तो ये क्या हो जाएगी? फाइन क्या हो जाएगी? फाइन सैंड हो जाएगी। क्लियर बात है? यही पूछ रहा है क्या? और बाकी टेबल में पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार आप फिर से देख लेना। अगर आपके पास नोट नहीं है, मैं हट रहा हूं अभी, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उसको लिख लेना। क्लियर बात है? अपनी कॉपी में होना चाहिए, कई सवाल इस टेबल से बन जाते हैं। क्लियर? तो फाइन सैंड, यहां तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइन सैंड विल बी अवर आंसर। क्लियर बात है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? द MIT टेक्सचरल क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। MIT टेक्सचरल क्लासिफिकेशन किसने डेवलप किया? ये सवाल तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। देखो MIT US ब्यूरो ऑफ पब्लिक रोड्स, पहली बात तो आप देख लो तो आपको फुल फॉर्म में लिख जाएगा, क्या? मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा? मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, इसने ही क्या किया? इसको डेवलप किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर बात? ये तो बात समझ में हमें आती है। क्लियर? ठीक है। अभी और टेक्सचरल क्लासिफिकेशन है हमारे पास, और टेक्सचरल क्लासिफिकेशन है तो मैंने आपको और सारे दे दिए, एक और आप नोट कर लो जो यहां नहीं लिखा है, आस्थो, जो हमने लास्ट क्लास में शायद पढ़ा है। ठीक है? आस्थो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लियर है? ठीक है। अभी देखो एक सवाल पूछता है, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? सर ये तो लिखा हुआ है साइज पर बेस्ड है। क्लियर? ये सवाल आते हैं, साइज पर बेस्ड है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन।
टेक्सचरल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? टेक्सचर पर। उसकी सरफेस टेक्सचर कैसा है? लोमी सॉइल है, लोमी सैंडी है, लोमी क्लेई सॉइल है, क्लेई सिल्टी सॉइल है, कैसा टेक्सचर है, ये बताता है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। ये कैसे हमने पढ़ा था? हमने देखा था कि ये ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन भी है। तो अगर नहीं भी पढ़ा तो यहां रिवाइज कर लो, क्या ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं किसको? टेक्सचरल क्लासिफिकेशन को। क्लियर बात? ओके। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, इसको और क्या बोल सकते हैं? HRB। कंफ्यूज मत होना, HRB देके भी आपको घुमा सकता है। तो क्या? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप पढ़ते हो जीआई ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, जीआई का फॉर्मूला ग्रुप इंडेक्स पढ़ते होगे, वो यहीं से आता है। सॉइल क्लासिफिकेशन ये किसने दिया? जीआई का हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर बात है? इसको और क्या बोल सकते हैं आप? इसको बोल सकते हैं PRA क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, एक मिनट रुको, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, क्या? PRA क्लासिफिकेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर बात है। ये क्या है? ये है आपका ये पब्लिक रोड एसोसिएशन। क्या? पब्लिक रोड एसोसिएशन, PRA फुल फॉर्म लिख लेना, क्या? पब्लिक रोड एसोसिएशन क्लासिफिकेशन भी इसको बोला जाता है। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन मैंने पहले सवाल में आपको बताया कि इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई करता है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कौन सा क्लासिफिकेशन इसको क्लासिफाई करेगा। तो ऑप्शन दे दिए 4, आपका डब्बा गोल, पेपर सिंपल। अगर नहीं पता तो इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताता है? यहां लिख लो, इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? कौन बताता है? यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन। लास्ट क्या लिखा है? इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, IS सॉइल क्लासिफिकेशन। ये भी साइज के बेसिस पे करता है, साइज के बेसिस पर ये क्लासिफाई करता है। क्लियर बात है? और वो प्लास्टिसिटी चार्ट बताया था मैंने आपको, कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल, किसने दिया? इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में ये फॉल करेगा। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन बोथ पार्टिकल साइज एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों पर बेस्ड है। कौन? पार्टिकल के साइज पर भी बेस्ड है और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी बेस्ड है, एंड इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। और स्पेसिफिकली ऐसी सॉइल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था HRB क्या? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसका दूसरा नाम था PRA फॉर, लिख लो एक जगह लिख लो आप लोग। चलिए, पब्लिक रिसर्च, ये कैसा रिसर्च हो गया? पब्लिक रिसर्च, ये क्या है? एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन। क्लियर बात है? ये हो गया इसका फुल फॉर्म। इसको HRB और क्या बोल सकते हैं? HRB हाईवे रिसर्च बोर्ड। क्लियर है? इसके अंदर ये आता है। अभी देखो, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ साइज की बात कर रहा था, साइज और कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहा था, साइज और कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है? क्लियर बात? ओके। अभी आया यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, अभी बताया था मैंने, क्या बताया? ये इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। क्लियर बात? ओके। उसके बाद आया PRA सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसके लिए? ये है पब्लिक। ये किस पर बेस्ड है? पार्टिकल साइज पर तो बेस्ड है ही, साथ ही साथ प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी ये बेस्ड है। क्लियर बात है? P फॉर पार्टिकल, P फॉर प्लास्टिसिटी, P फॉर PRA। क्लियर? टेक्सचर क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? नाम में लिखा है टेक्सचर पर बेस्ड है। क्लियर बात है? क्लासिफिकेशन से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अभी एक एक सवाल जैसे जैसे बन सकते मैं सारे लेके आपके पास आ गया हूं। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैव एक्सीलेंट वर्केबिलिटी एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल? एक्सीलेंट वर्केबिलिटी, अब ये सवाल ऐसे मान लो कि बिल्डिंग मटेरियल का है। बिल्डिंग मटेरियल में तो हम भर भर के पढ़ते हैं अबाउट वर्केबिलिटी। ईज ऑफ डूइंग वर्क, वर्केबिलिटी क्या है? ईज ऑफ डूइंग वर्क, कितने अच्छे से हमारा काम कंक्रीट कर देगा, वो कंक्रीट की क्या है? वर्केबिलिटी। यहां सॉइल की बात चली, तो ईज ऑफ डूइंग वर्क कहां पर होगा? जहां पर हर टाइप की सॉइल हो, अच्छे से सॉइल के वॉइड्स फिल्ड हो, तो वो क्या हो जाएगी? अच्छे से सॉइल कॉम्पैक्ट हो, वो हो जाएगी क्या? उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो, लोमी सॉइल हमने देखा था, लोम जो सॉइल है, सॉइल कौन सी? लोम सॉइल। ये क्या सर? ये सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, इसका मिक्सचर को हमने बोला था लोमी सॉइल। पहली क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन में आपको बताया।
ये सॉइल क्या है, इसमें सैंड का बड़ा पार्टिकल उससे छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल 425 माइक्रोन सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ सैंड यही है ना। सिल्ट मान के चलो 75 माइक्रोन, और ये क्या है 0.02 माइक्रोन। क्लियर बात, ओके। तो 425 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन, तीन बड़ा छोटा उससे छोटा। इसके वॉइड्स किसने फिल कर दिए, सिल्ट ने। सिल्ट के वॉइड्स किसने फिल कर दिए, क्ले ने। एक अच्छा वर्केबल सॉइल मिली क्या, हाँ सर अच्छी वर्केबल सॉइल मिली। तो ऐसा सॉइल, ऐसी सॉइल की वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो सिल्टी सैंड, सिल्ट और सैंड है मान के चल रहा है, क्लेई सैंड, क्ले और सैंड है, सिल्टी ग्रेवल दो दो मिल रहा है। लेकिन जब वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करें, इसकी जगह और अच्छा वर्ड क्या हो सकता था, सॉइल की बात करते, वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल मतलब उसमें हर प्रकार का पार्टिकल हो, तो जैसे बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ए। वेल ग्रेडेड ग्रेवल की वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर बात है, ये बात समझ में आती है क्या, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन जनरल विल हैव द हाईएस्ट कैपिलरी राइज ऑफ वाटर। अब बताओ कैपिलरी राइज वो बोल रहा है, इनमें से किस सॉइल में सबसे ज्यादा कैपिलरी का क्या राइज होगा, ये पूछ रहा है। तो आप एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे कॉफी पीते हैं, कॉफी में स्ट्रॉ रहती है, स्ट्रॉ रहती है, क्लियर है। आपने क्या ऊपर सक किया, तो जैसे आपने सक किया तो पानी ऊपर आ जाएगा, क्लियर बात है। उससे मोटा अगर आप पाइप लोगे, उससे मोटा पाइप लोगे, क्या उसमें उतना पानी ऊपर आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा, क्यों, जिसका, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जिसमें डायामीटर अगर कम रहेगा, सॉइल के वॉइड का डायामीटर अगर कम रहेगा, या पार्टिकल्स का डाया कम तो सॉइल के वॉइड का डाया कम, ऐसे बोल दो। तो हम पार्टिकल के डाया से रिलेट कर सकते हैं, हाँ सर। जिस पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स का डायामीटर कम रहेगा, वहां पर कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो पाएगा। तो हमने देखा है कि हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज इक्वल टू सी अपॉन ई डी10। ये टरजागी सर ने हमें दिया, क्लियर बात है। ये किसने दिया, टरजागी सर ने हमें दे दिया, क्लियर बात। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, जितना कम, जितना कम क्या रहेगा डी डायामीटर, उतनी ज्यादा हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, ये तो हम जान सकते हैं, क्लियर बात। अब देखो साइज ऑफ वॉइड किस में सबसे ज्यादा, कोलाइट्स में सबसे कम साइज ऑफ वॉइड रहता है, सबसे कम साइज। कोलाइट्स क्या है, क्ले से भी छोटा, जो 2 माइक्रोन 0.2 माइक्रोन की साइज थी क्ले की, उससे भी छोटे साइजेस रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कोलाइट्स। तो सबसे कम कोलाइट्स, तो सबसे ज्यादा हाइट ऑफ कैपिलरिटी इसी में होगी क्या, हाँ सर। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल गया। सिल्ट, कोलाइट्स के बाद आया क्ले, क्ले के बाद आता है सिल्ट, और सिल्ट के बाद आती है फाइन सैंड। तो अगर इसका, अगर हमें ऑर्डर देखते, तो देखो ए बी ऑप्शन से लिख दे रहा हूं। ए ऑप्शन में सबसे ज्यादा कैपिलरी हाइट, फिर उसके बाद क्ले में, उसके बाद किस में आएगी, सिल्ट में, उसके बाद किस में आएगी, सर सैंड में। क्यों, साइज ऑफ सॉइल ग्रेन पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। D10 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल ग्रेन है, जिसमें अगर D10 जितना कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, कैपिलरी राइज होगा, क्लियर बात। अब देखो, ये देखो कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, ये कोहेजन एडेशन फोर्सेस के कारण होता है। कैपिलरी वाटर कैसे ऊपर आ जाता है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। अगर कोई वाटर ऊपर आ जाए, सक्शन वाटर ऊपर आ जाए, सरफेस टेंशन फोर्सेस के कारण ऊपर आ जाए वो पानी, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी इफेक्ट बोलते हैं। और जो पानी ऊपर आए उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी और कैपिलरी इफेक्ट। तो ये अंग्रेजी में यही सब लिखा है। अभी देखो मैंने आपको सारी हाइट्स बता दी, ये देखो हाइट्स, कोर्स सैंड में 0.03 से 0.15 मीटर तक कैपिलरी राइज होगा। ग्रेवल में कैपिलरिटी आएगी नहीं, क्योंकि साइज ऑफ वाइट्स बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रेवल का साइज ज्यादा। सिमिलरली आप कोलाइट्स पर देखो तो 30 मीटर क्या, 30 मीटर से ज्यादा कोलाइट्स में कैपिलरी राइज हो सकती है, क्लियर बात। एफएमए फ्लूइड मैकेनिक्स में आप एक पढ़ते हो क्या, अगर पाइप डाया अगर लेस देन, डाया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर फॉर कैपिलरी राइज, डाया ऑफ पाइप इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए,
किस में पढ़ते हो आप, ये एफए में पढ़ते हो, ये इधर मिक्स मत कर देना। तो इधर देखो 1 सेंटीमीटर, मैंने एग्जांपल क्यों लिया, 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा साइज है, इससे अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो आपको कैपिलरिटी नहीं मिलेगी। क्लियर बात। तो ये आपको मैंने ये हाइट्स ऑफ, ये डाया नहीं लिखे, ये कितनी हाइट तक पानी इधर ऊपर तक खिंच सकता है, ये कैपिलरी का मैंने बता दिया, हाइट ऑफ कैपिलरी। चलो आगे बढ़ो। Question number 19. The phenomenon of dipolar water molecules being attracted towards the clay surface is called, clay की surface। अभी देखो डायपोलर वाटर, ये सब अंग्रेजी लिखी डराने के लिए। वाटर में दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल तो बोल दिया डायपोल, पोलैरिटी दो होगी ना प्लस माइनस की, क्लियर। तो इसके लिए क्या बोल दिया, डायपोलर वाटर मॉलिक्यूल। इस सब से कोई डरना नहीं है। अब वो बोल रहा है कि किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्ले की तरफ अट्रैक्टेड, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है सरफेस, क्ले की सरफेस पर अट्रैक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, क्ले का एक ग्रेन साइज है, क्लियर बात, ओके। ये इसकी सरफेस है, सरफेस पर वाटर, पानी नीला होता है, मैंने नीला दिखा दिया, वाटर सरफेस पर है, सरफेस पर अट्रैक्टेड है। कोई भी चीज, अगर मैं कोई भी चीज क्या वाटर की ही बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नहाया, हमने जब बाथ ली तो पानी ऊपर आया, तो ये मेरी सरफेस पर है, ये मेरी सरफेस पर पानी आया, तो इसको क्या बोलेंगे, पानी इज एड्सॉर्ब्ड बाय माय स्किन। क्या एड्सॉर्ब्ड, डी डी, एड्सॉर्ब्ड बाय माय स्किन, पानी इज एड्सॉर्ब्ड बाय स्किन, ओके। मैंने पानी पिया तो ये मेरे अंदर चला गया, तो ये जब अंदर चला गया इसको क्या बोलेंगे, वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय मी। एब्सॉर्ब्ड मतलब मैंने वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया, बी बी, एब्सॉर्ब बी, क्लियर बात है। तो सरफेस पर अगर है तो क्या एड्सॉर्प्शन होगा, क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो ये कैसा है एड्सॉर्प्शन है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर बात है। ये बी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किसका, एब्जॉर्प्शन का, और ये डी लिखा था किसके लिए, एड्सॉर्प्शन का। ऑप्शन में मत कंफ्यूज हो जाना कि सरफेस इज कॉल्ड, जो क्ले की सरफेस पर पानी अट्रैक्ट हो रहा है उसको एड्सॉर्प्शन बोलेंगे, क्लियर बात है। और वॉइड्स के अंदर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये क्या है, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको और क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी। क्या और क्या बोल देते हैं इसको, और हाइग्रोस्कोपिसिटी, क्लियर बात है। ये एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी भी बोला जाता है, क्लियर बात, ओके। चलो नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 20। लो इसके मतलब भाग्य अच्छे हैं, वही आ गया, लिखा है ऊपर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर इज कॉल्ड। अब देखो यहां घुमा दिया उसने क्या किया, घुमा दिया, कैसे देखो, वाटर वेपर्स कहां थी, फॉर एग्जांपल वेपर्स यहां थी, क्लियर बात है। एक मटेरियल ये है, मटेरियल यहां है, क्लियर बात, ओके। अभी वो बोल रहा है एब्जॉर्ब ही लिखा है, ये टर्म एब्जॉर्ब ही लिखा है, कैसे बोल रहा है, क्या वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो रही है कहां, यहां पर, तो ये हो तो सरफेस पर रही है लेकिन एब्जॉर्ब हो रहा है ये, तो इसके लिए क्या बोला, एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिसिटी, क्लियर बात है। लेकिन 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 क्या, अगर इसकी सरफेस पर होता इसको बोलते एड्सॉर्ब, क्लियर बात है। डिफरेंट मटेरियल्स के बीच की सरफेसेस पर हो रहा है इसको भी बोलेंगे एड्सॉर्ब, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए क्या है, ये एब्सॉर्ब हो रहा है। अगर पानी इसके अंदर आता तो इस मटेरियल के लिए क्या, इस एक ग्रेन के लिए क्या होता, वो एब्जॉर्ब होता, ए बी फॉर बॉल होता, लेकिन इसकी सरफेस पर आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप, एब्जॉर्ब। लेकिन पूरे सिस्टम में ये सरफेसेस पर ही तो जम रहा है तो इसको बोलिए सिस्टम ने तो एब्जॉर्ब किया, लेकिन पार्टिकल ने क्या किया, एब्जॉर्ब। तो मेनली हाइग्रोस्कोपिसिटी किसके साथ रिलेट करती है, यहां घुमा दिया उसने, बाकी एड्सॉर्ब, ए डी। एक मिनट, कंफ्यूजन खत्म करो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं इसको, एक मिनट रुको, ए डी, क्लियर बात, एब्जॉर्ब होता है, क्लियर बात है, ओके। तो क्या होगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर इज कॉल्ड, ये हाइग्रोस्कोपिसिटी, क्लियर बात है। चलिए ये तो था हमारा आखिरी सवाल इस सेशन का। आप रिवीजन कर रहे हैं ये मैं मान के चल रहा हूं, आपने अभी तक के जो क्लासेस हैं, जो 8 क्लासेस हमारी हो गई हैं, वो आपने रिवाइज कर ली होंगी, उसको पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे होगे।
ऐसे ही सीक्वेंशियली नेक्स्ट चैप्टर आते जाएंगे, आपको आगे पढ़ के आना है। क्लियर बात है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, मतलब कुछ चीजें छोड़नी नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर बात। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, रिवीजन आप करके आना। क्लियर, ओके। अभी देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर मैंने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, अभी मैं फ्रेशर हूं, तो मुझे आप बताइए कि मैं कैसे तैयारी शुरू करूं, मतलब मैं भटकना नहीं चाहता। तो मैं उनके लिए कहूंगा कि आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन पर विजय बैच मिलेगा। विजय बैच क्यों? इसमें पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा दी है। तो मैं फ्रेशर्स से हमेशा यही कहता हूं कि आप पहले सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करो, किसी एग्जाम के पीछे मत भागो, सिविल इंजीनियरिंग सीखो, फिर सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। तो एई जेई के कंटेंट सारा कुछ आपको विजय बैच में मिल गया। एसएससी जेई 2024 के लिए जो फोकस्ड हैं उनके लिए क्या, उनके लिए बैच 1 लॉन्च किया है एईसी प्लस एप्लीकेशन पर। तो वो इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन सब कुछ ले सकते हैं। एमपीपीएससी एई के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, प्रहार बैच, जो एसडीओ बनना चाहते हैं उनके लिए प्रहार बैच लॉन्च है। आप जाइए उधर, आपको सब कुछ पूरा एमपीजी के और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। अभी देखो, टेक्निकल वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत नॉन टेक, तो उनके लिए हमने एक जगह सारा कंटेंट दे दिया, नॉन टेक महापैक। नॉन टेक महापैक में क्या, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नॉन टेक महापैक में जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ मिल गया। ओके, आरआरबी जेई मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ इंडिया, दैट इज आरआरबी जेई, आपको यहां पर मिल गया। क्या, तेजस बैच। इसमें पूरा एजेई का कंटेंट आपके लिए, सॉरी आरआरबी जेई का कंटेंट, नॉन टेक्निकल टेक्निकल सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर। अभी देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमें क्या, टारगेट बैच हमने लॉन्च किया। टारगेट बैच किसके लिए लॉन्च किया है? जो आप बिल्कुल मतलब टारगेट करके सब कुछ यहीं पर पढ़ाई कर लो। कैसे? आपके लिए एसएससी जेई 2024 की तैयारी करना है, टारगेट कर लिया, आपके पास जो अब 4 से 5 महीने का समय है, सब कुछ टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको मिल जाएगा एईसी प्लस एप्लीकेशन पर। क्लियर, ओके। अभी देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर अब हम क्वेश्चंस कहां से लगाएं, ये तो बता दीजिए। क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, अभी क्या हमने पढ़ रखा है, तो उनके लिए हमने क्या किया, उनके लिए हमने अभ्यास बैच लॉन्च किया। जेई वालों के लिए अभ्यास बैच है, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन, 5000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल के। एई जेई वालों के लिए क्या है, अभ्यास प्लस बैच। अभ्यास प्लस बैच, इसमें कितने, 8000 से ज्यादा सवाल आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के। टीसीएस पैटर्न को एम्फेसाइज किया गया यहाँ पर। ईएससी गेट पर फोकस किया, वो छोटे छोटे सवाल जो पूछ लेते हैं कॉन्सेप्चुअल, उनको फोकस करके सीरीज बनाई, बहुत ही हेल्पफुल ये होने वाली है। अभी देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमने पढ़ रखा है, लेकिन क्या आप हमारे लिए फटाफट से रिवाइज करा सकते हैं क्या, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, रिटेन नहीं कर पा रहे। तो देखो, स्पून फीडिंग तो चली रही है, आपको पता है। तो उनके लिए हमने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया, जिसमें क्या है, आपके लिए पूरा सिलेबस गो थ्रू करिए, एक जगह सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत ही कम समय में, लगभग 3 महीने के समय में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर, ओके। अभी एक बच्चा कहता है कि सर मुझे सिर्फ सोम पढ़ना है, क्योंकि मेरा सोम बस बचा है, वही उसमें तकलीफ होती है, बाकी तैयारी कंप्लीट है। तो एक सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बच्चों के लिए ही एईसी काम कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए ही हम काम कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट आप सब्सक्राइब करो और उसको पढ़ के अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लो। अब ये सब मिलेगा कहाँ? एईसी प्लस एप्लीकेशन, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर आपको ये सब मिल जाएगा। और एईसी प्लस एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगी। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, कमेंट्स में डाउट्स पूछिए और बताइए क्या और आपके लिए चाहिए एईसी प्लस टीम से। क्लियर बात है। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन नहीं करोगे तो आपका डब्बा गोल है, कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो पीछे छूट जाएगा वो छूट जाएगा। क्लियर है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, स्वाइल के आगे का चैप्टर आपको पढ़ के आना है। क्लियर। चलिए, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव, टेक केयर, गुड बाय।